न्यू हेडिंग का नाम लिखना है आपको AS18। इसका नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। तो ये एक बहुत ही छोटा सा AS है, वेरी सिंपल। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स मतलब हमें अपनी रिलेटेड पार्टीज़ जो भी हैं उनके बारे में डिस्क्लोज करना है ना। तो लिखते हैं सबसे पहले AS18 प्रिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट फॉर disclosure of related party relationships and transactions between the reporting enterprise and its related parties तो इसमें आप डिस्क्लोजर वर्ड को हाईलाइट कर लेना और जो उसके आगे दे रखा है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, इसको अंडरलाइन करके स्टार लगा लेना। तो वैसे तो AS18 एक लाइन में ही ख़त्म हो जाता है। AS18 ये कहता है कि मान लो हम एक एंटरप्राइज़ हैं, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज़ है, हमारी किताबें बन रही हैं और हमने अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करी है, कोई भी, है ना, किसके साथ, रिलेटेड पार्टीज़ के साथ लेट से, तो वो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, मतलब सबको बताना पड़ेगा क्योंकि ये बातें पब्लिक को पता होनी चाहिए। बस AS18 ये कहता है, ख़त्म। लेकिन बस अब इसमें पॉइंट ये आएगा कि भाई रिलेटेड पार्टी कौन, वो आदमी कौन है ना। तो जैसे हमने लिखा कि डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, तो अगला पॉइंट हमारा यही है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स किसको कह रहे हैं। तो वो सेकेंड एरो डाल के लिख लेते हैं कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है आखिर, कि किन को कहा जा रहा है, किन रिश्तों को रिलेटेड पार्टी कहा जा रहा है। ये है पॉइंट कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स। तो इसमें आप डैश डाल के लिख लो कि भाई किन को कहा जा रहा है। A होल्डिंग कंपनीज, कॉमा सब्सिडरीज एंड फेलो सब्सिडरीज। होल्डिंग कंपनीज, कॉमा सब्सिडरीज, कॉमा या एंड फेलो सब्सिडरीज। इसके बाद B एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। उसके बाद C इंडिविजुअल ओइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉमा एन इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर, एन इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर। D की मैनेजमेंट personnel and relatives of such personnel. E enterprise over which any person, ब्रैकेट में लिखना है C
और डी वाला ब्रैकेट क्लोज is able to exercise significant influence, is able to exercise significant influence। तो ये लिखना। तो देखो ये समझ लेते हैं, मेन तो खेल इसका है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स क्या हैं। तो पहला तो लिखा है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरीज या फेलो सब्सिडरीज। तो होल्डिंग और सब्सिडरी आपने जैसे अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ ही लिया तो ये तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो होल्डिंग कंपनी मतलब ये कि जो दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखती है, और सब्सिडरी मतलब उसकी नीचे वाली जो कंपनी हो गई। और फेलो सब्सिडरी का मतलब होता है कि अगर एक्स कंपनी ने वाई को होल्ड कर रखा है और वाई ने जेड को होल्ड कर रखा है तो जेड एक फेलो सब्सिडरी हो गई, है ना। बाकी एसोसिएट्स हम अभी आगे पढ़ाएंगे टर्म आपको, अभी एसोसिएट थोड़ा सा। जॉइंट वेंचर्स ये आपने सुन रखा होगा। जॉइंट वेंचर्स का मतलब होता है कि जब दो बिजनेसेस मिलकर कोई एक टास्क करते हैं। जैसे जब भारत में F1 रेस हुई थी तो एयरटेल और जेपी, इन दोनों का अलग अलग बिजनेस है। एयरटेल टेलीकॉम में है, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो लेकिन इन दोनों ने मिलकर कहा था कि हम फार्मूला 1 भारत में करवाएंगे। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दोनों मिले, काम करा, F1 रेस करवाई और बस फिर अपना अपना काम कर रहे। तो जॉइंट वेंचर मतलब एक तरह से वही मिली भगत, पार्टनरशिप कह लो आप। सी और डी समझ लेते हैं मेनली। तो सी कह रहा है, सी में किसी आदमी की बात हो रही है। जैसे ए और बी पॉइंट्स जो है वहाँ पर तो कंपनियों की बात हो रही है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स, है ना। लेकिन सी और डी में आदमियों की बात हो रही है। अब सी में कौन आदमी है, लिखा है इंडिविजुअल, एक ऐसा आदमी ओइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वोटिंग पावर में वो इंटरेस्ट रखता है। अब ये इंटरेस्ट क्या है हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जैसे मान लो आपकी कंपनी है, उसमें आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, तो उनमें से मान लो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ जो मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी कंपनी की वोटिंग पावर में दिलचस्पी रखता हूँ, तो मैं वो एक तरह से इंडिविजुअल कहलाया जाऊँगा। डी में लिखा है की मैनेजमेंट पर्सोनल। अब आपकी कंपनी में एक बहुत जो CFO होगा, या मान लेते हैं कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, हालांकि ये भी मैं आगे कवर करूँगा कि की मैनेजमेंट पर्सोनल किसको कहते हैं अभी। लेकिन जो आपकी कंपनी का मान लो मेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, चेयरमैन होगा, वो इसका मतलब की मैनेजमेंट पर्सोनल है। और उसके जितने रिश्तेदार, रिलेटिव्स, ये भी बताऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कि दूर की चाची के भतीजे का बेटा, इतना भी नहीं, लेकिन मतलब माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब जो हो गए वो सब भी माने जाएंगे। और ई जो है, ई में हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं, एंटरप्राइज, एक ऐसे एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सी वाला आदमी या डी वाले आदमी का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, तो वो भी एंटरप्राइज रिलेटेड पार्टी होगी। तो मतलब ये बेसिकली समझाना चाहता है कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप का मतलब है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, वो वाला आदमी, सी वाला आदमी, डी वाला आदमी, इनके रिलेटिव्स, या एक ऐसी कंपनी जिसमें सी या डी वाले आदमी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इन सबको हम रिलेटेड पार्टी कहते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट, नेक्स्ट एरो डाल के, द फॉलोइंग आर डीम्ड नॉट टू बी रिलेटेड पार्टीज। लेकिन नीचे जिनका नाम हम लिखेंगे इन्हें रिलेटेड पार्टीज नहीं माना जाएगा। जिनका नाम हम अभी नीचे लिखेंगे इन्हें रिलेटेड पार्टीज नहीं माना जाएगा। तो ये कौन लोग हैं, तो ये भी लिस्ट लिख लेते हैं। ए, 2 कंपनीज having similar directors. B, a single customer या कॉमा supplier
या कॉमा फ्रेंचाइजर या कॉमा डिस्ट्रीब्यूटर या कॉमा एजेंट with whom huge volume of transaction takes place. C. The parties listed below, comma, in the course of their normal dealings with an enterprise और डैश डाल के लिखना नंबर 1 प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, Number 2 trade unions, Number 3 public utilities, Number 4 government departments, और agencies, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज। चलो तो देखो अब इसका क्या मतलब है कि भाई इन लोगों को हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। जैसे लेट से 2 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें डायरेक्टर कॉमन है, ये डायरेक्टर यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टी है, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, डायरेक्टर कॉमन है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन ये रिलेटेड पार्टियां नहीं मानी जाएंगी कंपनी। या मान लो हमारा कोई सिंगल कस्टमर है या सप्लायर है या एजेंट है, फ्रेंचाइजर है, कोई भी एक ऐसा आदमी जिसके साथ हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा करोड़ों की ट्रांजैक्शन इस अकेले के साथ हो रही है, 100 करोड़ की, तो ठीक है, वो हो सकता है हमारा बिजनेस ऐसा हो कि ये बहुत बड़ा हमारा कस्टमर हो, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं मानेंगे कि वो रिलेटेड पार्टी है। मतलब पॉइंट ये समझाया गया है कि रिलेटेड पार्टीज़ में यही 5 लोग आएंगे, वो क्लियर कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये वाला सेकंड पॉइंट, ये एक्सेप्शनल्स हैं ऊपर के कि रिलेटेड पार्टीज़ में इनको नहीं मानना है। अब इसी तरह द पार्टीज लिस्टेड बिलो इन द कोर्स ऑफ देयर नॉर्मल डीलिंग्स विद एन एंटरप्राइज। अब मान लो मेरे बिजनेस के साथ कोई फाइनेंस प्रोवाइडर है, वो डील कर रहा है। ट्रेड यूनियंस हैं भाई, जो हमारे यहाँ मजदूर काम करते हैं, उनकी अपनी यूनियंस होती हैं, हम उनके साथ डील कर रहे हैं। या पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जैसे बैंक्स हो गए, तो हम बैंक्स के साथ डील करते रहते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, हम उनके साथ डील करते रहते हैं। या कोई सरकारी ऑफिस है जिसके साथ हमारा लगा रहता है आना जाना, गवर्नमेंट बॉडी है, तो इन सब चीज़ों को हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। ये तो हमारा रोज़मर्रा का काम चल रहा है, बट दे आर नॉट रिलेटेड। तो ये पॉइंट हो गया। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये बेसिकली हम इन सबको रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। अब बस हमको नीचे स्टार डाल के कुछ टर्म्स लिखने हैं, मतलब मीनिंग जो हमने ऊपर कवर करे, भाई एसोसिएट क्या है, इंटरेस्ट क्या है ना, की मैनेजमेंट पर्सनल क्या है, रिलेटिव क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, इन बातों को हम स्टार डाल के लिख लेते हैं। तो पहला स्टार डाल के लिख लेते हैं कंट्रोल, कि भाई जब हम कंट्रोल कहते हैं तो कंट्रोल का क्या मतलब होता है। तो इसमें आप लिखना फर्स्ट एरो डाल के, कंट्रोल का मतलब है ओनरशिप, ब्रैकेट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉमा ऑफ मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, कॉमा और सेकेंड एरो कंट्रोल ऑफ composition of board of directors, और तीसरा एरो substantial interest
इन वोटिंग पावर, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर। इसमें आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को थोड़ा बादल बना लेना। तो देखो, जब हम कंट्रोल वर्ड कहते हैं, कंट्रोल है ना, जैसे रिलेटेड पार्टीज के बारे में हम लिखते समय कंट्रोल वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर आता है कि भाई सी पॉइंट में मेनली कि भाई इंडिविजुअल ओइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर, है ना, कि वो कंट्रोल कर रहा है एक तरह से, इसका मतलब कंट्रोल ही हो गया। तो कंट्रोल का मतलब क्या, आप कैसे कंट्रोल पहचानोगे कि या तो हम 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर मतलब ओनरशिप रखते हैं, तो ऑब्वियसली फिर तो आप होल्डिंग कंपनी ही बन रहे हो, या आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करते हो। भाई मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने लोग हैं या काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी शक्ति है, तो ये भी बन सकता है। या फिर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वोटिंग पावर में। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे नापा जाएगा, उसको नीचे एरो डाल के लिख लेते हैं भाई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तब कहा जाता है कि जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स मोर देन 20%, तो उसको सब्सटेंशियल माना जाता है। तो ये परिभाषा एएस के अंदर ही कवर कर रखी है। भाई सब्सटेंशियल किसे मानना है, जब आप 20% से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो तब भी आप मतलब एक तरह से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हो। तो अगर आप 50% से ज़्यादा रखते हो तो फिर आप ओनर ही बन रहे हो, मालिक ही बन रहे हो। लेकिन अगर आप 20% से भी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो ना वोटिंग पावर में, तो भी माना जाएगा कि आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रख रहे हो। तो ये तीनों बातें मतलब कंट्रोल वर्ड को डिफाइन कर रही है कि भाई कंट्रोल मतलब इस तरह से कंट्रोल कहा जा सकता है। इसी तरह अगला सितारा एसोसिएट, है ना, एक वर्ड आया था एसोसिएट, कि भाई एसोसिएट क्या होता है। तो एसोसिएट लिख लो, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है। एन एंटरप्राइज इन विच an investing reporting party in which an investing reporting party has significant influence and which is neither subsidiary nor a joint venture। 3 वर्ड्स इसमें अंडरलाइन कर लें, 2 अंडरलाइन करने, एक सब्सिडरी, एक जॉइंट वेंचर, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को ब्लॉक बनाना है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को ब्लॉक बनाना है। तो देखो, जैसे एसोसिएट किसे बोलते हैं, तो जैसे मान लो सब्सिडरी, पहले समझा देता हूँ। सब्सिडरी का तो मतलब हो गया कि मान लो ये कंपनी है एच लिमिटेड और उसने दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद रखे हैं, तो फिर हम इस कंपनी को कह देंगे सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड, है ना, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। तो ये तो हो गई सब्सिडरी। जॉइंट वेंचर वो हो गया जो मैंने आपको बताया था, जेपी और एयरटेल मान लो, तो ये दोनों अपना क्या कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये हो गए जॉइंट वेंचर। अब एसोसिएट एक नई टर्म आ गई कि भाई ना तो ये जॉइंट वेंचर है ना ये सब्सिडरी हैं, लेकिन फिर भी एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रही है। तो एन एंटरप्राइज इन विच एन इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग पार्टी हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कि मतलब जैसे मान लो ये एक एंटरप्राइज है और ये दूसरा एंटरप्राइज है, तो ये दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रही है। तो अब आपके मन में आएगा भाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब,
है ना। तो हमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिखना है बेसिकली अगले स्टार में कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं। तो जब हम वो समझ लेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये दोनों कंपनी जो है ना, ये दोनों कंपनियों को माना, मतलब इस कंपनी को माना जाएगा कि आप एसोसिएट हो, आप इससे मिले हुए हो। तो अगला स्टार हमारा पॉइंट बेसिकली यही है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसको कहते हैं। तो ये लिख लेते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो इसमें लिखना, इसका मतलब होता है जी पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल एंड ऑब्लिक और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस of an enterprise, comma, but not control of those policies, एग्जाम्पल लिखना है इसके नीचे, रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉमा, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, कॉमा, 20% और मोर इन या ऑफ वोटिंग पावर, एटसेट्रा। मतलब और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल मतलब है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। देखो इसमें वर्ड है पार्टिसिपेशन, मतलब कंट्रोल नहीं कर रहे, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या तो उनके आर्थिक या रोज़मर्रा की पॉलिसी डिसीजंस में। तो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, और किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो कि ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोल हो, तो लिखा भी है बट नॉट कंट्रोल दिस पॉलिसी। तो जैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हो, या आप पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो, या आपके पास वही वोटिंग पावर से 20% ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को कहा जा सकता है कि भाई इसका मतलब आपका भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप डायरेक्टर मीटिंग में बैठ रहे हो, पॉलिसी मेकिंग मीटिंग में बैठ रहे हो, वोटिंग पावर का 20% रख रहे हो, तो इसका मतलब आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो अब अगर मेरी कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रही है, तो हम दूसरी कंपनी को क्या बोल देंगे, एसोसिएट बोल देंगे। तो समझ आ गया एसोसिएट का मतलब। तो वो लिंक चल रहा है ऐसे कि भाई एसोसिएट क्या है, ये है। और ये एसोसिएट वर्ड कहाँ पर आया था, सबसे ऊपर, ये रहा। तो ये रिलेटेड पार्टी होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऐसी एक टर्म था की मैनेजमेंट पर्सोनल। भाई की मैनेजमेंट पर्सोनल, ये आदमी कौन है ना। तो ये अगला स्टार लिखते हैं, की मैनेजमेंट पर्सोनल। तो की मैनेजमेंट पर्सोनल है ना, कि भाई मान लो ऑफिस में हमारा कोई पियोन काम कर रहा है, तो वो भी की मैनेजमेंट पर्सोनल है या नहीं है, ये पॉइंट है। तो ऐसा लिख लेते हैं इसमें कि भाई दोज persons who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of reporting enterprise। तो इसमें हम अंडरलाइन कर लेते हैं अथॉरिटी को,
रिस्पॉन्सिबिलिटी को और प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को हाईलाइट कर लेते हैं। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास शक्तियां हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है प्लानिंग करने की, डायरेक्ट करने की, कंट्रोल करने की, ऐसे आदमी को हम की मैनेजमेंट पर्सनल कहेंगे। तो इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं कि भाई इसमें कौन लोग आ सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एमडीज, है ना भाई, ये लोग होते हैं। या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो बिल्कुल काम में लगे रहते हैं कंपनी को आगे ले जाने के लिए, ये सब जो हैं वो मतलब की मैनेजमेंट पर्सनल माने जाएंगे। अब इसमें एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट कवर किया गया है कि भाई अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कोई, यानी कि पार्ट टाइम वाला, तो उसको हम की मैनेजमेंट पर्सनल नहीं कहेंगे। तो इसको आप काट देना ब्लॉक बनाकर। वो की मैनेजमेंट पर्सनल नहीं है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां कम होती हैं, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो कभी कभी आता है, तो उसको हम नहीं मानेंगे, है ना। तो समझ आ गया की मैनेजमेंट पर्सनल। तो मेनली एमडी हो गया या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए, ये लोग हो गए। अब इसी तरह एक टर्म आया था रिलेटिव, रिश्तेदार, कि चाची की बुआ के बेटे का भतीजा, कौन रिलेटिव। तो इसमें वैसे सिंपल मतलब है कि भाई लिख लो आप स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर एंड मदर, है ना, जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये हो गए बेसिकली रिलेटिव। बाकी होल्डिंग कंपनी हमें पता ही है, सब्सिडरी हमें पता ही है, तो मुझे नहीं लगता और कोई टर्म ऐसा बच रहा है जो ऊपर प्रभाव डालेगा अब हमारी बातों को। तो एक बार हम अब दोबारा अगर देखें कि रिलेटेड पार्टी कौन है, तो हमारी रिलेटेड पार्टी जो है होल्डिंग हो गई, सब्सिडरी हो गई, फेलो सब्सिडरी हो गई, एसोसिएट्स हो गए मतलब जिनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जॉइंट वेंचर्स जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो वोटिंग पावर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रखते हैं, और इंटरेस्ट मतलब 20% से मान लो वो ज़्यादा रख रहे हैं। की मैनेजमेंट पर्सनल जिसमें आपका एमडी आ गया या मान लो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ गया। इसमें सीए आएगा क्या, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो मेरे हिसाब से इस परिभाषा में शायद फिट ना बैठे। Those persons who have the authority and responsibility of planning, directing, controlling the activities। हाँ, अगर वो या तो कंपनी के अंदर ही सीएफओ है, वो सारी एक्टिविटियाँ प्लान कर रहा है, सारी एक्टिविटियाँ डायरेक्ट कर रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज कोई ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर करने आया बाहर से, वो नहीं, है ना। और इनके रिश्तेदार हो गए, रिलेटिव्स भी क्लियर हो गए। और या फिर कोई ऐसा एंटरप्राइज जिसमें सी वाला आदमी और डी वाला आदमी का भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी हम समझ गए कि क्या मतलब होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब ये कि भाई आप कुछ ना कुछ पॉलिसियों में पार्टिसिपेट करते हो, चाहे कंट्रोल ना भी करो, लेकिन आप रिप्रेजेंट करते हो, तो भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है। तो मतलब AS 18 की लाइन तो बस यही है कि भाई अगर आप रिलेटेड पार्टीज़ के साथ क्या कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसको डिस्क्लोज कर दो। अब बस हमें ये पॉइंट लिखना है लास्ट एरो डाल के कि क्या डिस्क्लोज करें। ये भी तो एक पॉइंट बस लास्ट लिखना है। डिस्क्लोजर, क्या बातें डिस्क्लोज करें, तो वो हम लिख लेते हैं बिंदी डाल डाल के कि भाई क्या बातें डिस्क्लोज करनी है हमें। तो पहली बिंदी, the name of the transacting related party, ठीक है, उसका नाम जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डिस्क्लोज करेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन of the relationship between the parties, हमारा क्या रिश्ता है उसके साथ।
तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, किस प्रकार की हमने आपस में ट्रांजैक्शंस करी हैं। फोर्थ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितनी ट्रांजैक्शंस करी हैं। इसके अलावा अदर एलिमेंट्स ऑफ द related party transactions necessary for an understanding of financial statements, यानी कि कोई और उचित जानकारी जो भी आपको लगे वो भी बतानी है। इसके अलावा अमाउंट और appropriate proportions of outstanding items and provision for doubtful debts due from सच पार्टीज़। अगर आपको उन पार्टीज़ पर कोई डाउट है कि ये पैसे नहीं देंगे तो कितना आप प्रोविज़न बना रहे हो या कितना अमाउंट अभी आउटस्टैंडिंग है वो बताना पड़ेगा। और लास्ट अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक ड्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज़। कुछ अगर अमाउंट राइट ऑफ करा है आपने या राइट बैक करा है आपने तो वो भी बताना पड़ेगा। मतलब इन नटशल काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है कि भाई उसका नाम क्या है, रिश्ता क्या है आपका, कैसी ट्रांजैक्शन करते हो, कितना वॉल्यूम है, कुछ और ज़रूरी एलिमेंट्स अगर आपको लगते हैं तो कोई प्रोविज़न तो नहीं बना रहे, कुछ राइट ऑफ तो नहीं करा उसके अमाउंट के अगेंस्ट। मतलब ये सब डिस्क्लोजर्स हमें करने पड़े। तो क्लियर हो गया? चलो, तो इसके तो बहुत छोटे से क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं एक बार, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि क्या है। तो पहले ये वाला इलस्ट्रेशन करते हैं, बढ़िया इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 18। तो हमें AS 18 के मुताबिक रिलेटेड पार्टीज को पहचानना है। A लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ B लिमिटेड। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि A एक होल्डिंग कंपनी है और B उसकी सब्सिडरी हो गई। फिर लिखा है B लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ O लिमिटेड। B लिमिटेड जो है वो O लिमिटेड में 51% होल्ड करता है। तो B और O के संदर्भ में देखें तो B होल्डिंग हो गई और O उसकी सब्सिडरी हो गई। अच्छा, A के संदर्भ में O को देखें तो फेलो सब्सिडरी, बिल्कुल सही। और फिर लिखा है Z होल्ड्स 49% ऑफ O। तो O बेचारी दो ही कंपनियों ने O में इन्वेस्ट कर रखा है, 51% B ने और 49% Z ने। तो Z होल्डिंग नहीं है। अगर हम देखें Z जो है वो होल्डिंग नहीं है ना। लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये भी 20% से ज़्यादा होल्ड करती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो रखती ही होगी। तो ये भी है रिलेटेड पार्टी, है, एसोसिएट कह सकते हैं, है ना। तो अब वो कह रहा है, मतलब अब हमें सबके बारे में बताना है कि मान लो हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी A लिमिटेड है, लेट से, मतलब मैं ऐसे हाथ का निशान बना देता हूँ। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी A लिमिटेड है तो हमें ये देखना है कि A लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी कौन कौन होंगी। तो A लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी कौन होंगी? B क्योंकि वो सब्सिडरी है और O क्योंकि वो फेलो सब्सिडरी।
तो अगर हम ए के हिसाब से आंसर देखेंगे तो रिलेटेड पार्टी होगी बी और ओ। अब बी के हिसाब से सोचते हैं, ए को हटा देते हैं, बी के एंगल से सोचते हैं कि बी अगर हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी है तो बी की रिलेटेड पार्टी कौन होंगी? एक तो ए क्योंकि वो उसकी होल्डिंग कंपनी है ना, और एक ओ वो उसकी सब्सिडरी कंपनी। तो बी के रेस्पेक्ट में उसकी रिलेटेड पार्टी हो गई ए और ओ। फिर अगर हम ओ के रेस्पेक्ट में आंसर देखें कि भाई अगर मान लो हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी ओ है, ओ पे हाथ का निशान बना देता हूँ कि अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ओ है तो ओ के लिए रिलेटेड पार्टी कौन हो गई? बी क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है, ए वो सुपर होल्डिंग कंपनी हो गई, है ना, क्योंकि हमने उधर नीचे बना रखा है ना ए उसका फेलो सब्सिडी, ए के लिए वो फेलो सब्सिडरी है। तो ओ का तो मालिक बी और मालिक का भी मालिक ए और जेड एसोसिएट हो गई। तो ओ के लिए अगर हम देखेंगे तो ओ के लिए तो ए भी रिपोर्टिंग है, बी भी रिपोर्टिंग मतलब रिलेटेड पार्टी है और जेड भी रिलेटेड पार्टी है ना। और अगर हम जेड के संदर्भ में देखें रेस्पेक्ट में कि भाई जेड के लिए रिलेटेड पार्टी कौन है, तो जेड ने ओ में निवेश कर रखा है 49, तो मतलब वो उसका एसोसिएट हो गया, होल्डिंग नहीं है लेकिन एसोसिएट हो गया। तो इसके लिए खाली ओ है, बाकी इसके लिए बी ए कुछ नहीं है। तो ये है बिल्कुल सही। तो अगर हम इसमें देखें एक बार तो ए के लिए कौन हो गए? बी और ओ। बी के लिए कौन हो गए? ए और ओ के लिए देखो कौन कौन हो गए? ए भी, बी भी क्योंकि बी मालिक हो गया, ए ऊपर सुपर मालिक हो गया और जेड एक रिलेटेड पार्टी हो गया। इवन दो होल्डिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो रिलेटेड पार्टी है क्योंकि उसने 49% निवेश कर रखा है ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल सही। और जेड के रेस्पेक्ट में देखें तो खाली ओ, क्योंकि ओ एक क्या है? एसोसिएट, उसने उसमें 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, बिल्कुल सही है ना। तो ये है बेसिकली इसका। तो चलो एक क्वेश्चन और है बस इसमें, ये भी एग्ज़ाम में पूछा था इस तरह का, ये और देख लेते हैं। इसमें लिखा है नर्मदा लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 90 लाख रुपए टू गंगा लिमिटेड। ठीक है, तो नर्मदा ने 90 लाख रुपए का सामान बेचा गंगा लिमिटेड को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा लिमिटेड ओन्स 100% ऑफ गंगा लिमिटेड। तो देखो ये हो गया एमडी। तो पहले तो ये सोचो नर्मदा लिमिटेड में एक एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये की पर्सनल है। वेरी गुड। तो की पर्सनल का मतलब है ये डी वाला आदमी हो गया, है ना, हमारी परिभाषा के हिसाब से। ये कौन सा आदमी हो गया? डी वाला आदमी, मतलब डी या सी, शायद डी है ना, डी वाला आदमी हो गया। अब डी वाले आदमी ने 100% ओन कर रखा है गंगा लिमिटेड में, दूसरी कंपनी में। तो इस की पर्सनल ने इस कंपनी में 100% ओन कर रखा है। तो मतलब इस कंपनी का तो मालिक ही कह सकता हूं ये डी आदमी ही है। इसका मतलब गंगा लिमिटेड का मालिक कौन है? ये डी वाला आदमी है, यही, क्योंकि यहां पर वो की पर्सनल है और इसने गंगा लिमिटेड में 100% लिखा है जी, ओन कर रखा है। द सेल्स वर मेड टू गंगा लिमिटेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। गंगा लिमिटेड को जो सेल करी गई है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर करी गई है। ठीक है, मतलब जितना हम बाकियों को सामान बेचते हैं उतना ही इसको बेचा गया, कोई भेदभाव नहीं करा है। मतलब द चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा लिमिटेड कंटेंट्स दैट दीज सेल्स नीड नॉट रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर सेल्स मेड बाय द कंपनी एंड हेंस नो डिस्क्लोजर इज नेसेसरी एज पर एस। इज द चीफ अकाउंटेंट करेक्ट? तो बताओ। मतलब चीफ अकाउंटेंट ये कह रहा है कि भाई जितना हम बाकियों को सामान बेचते हैं जितने रुपए में, उतने रुपए में ही हम इसको सामान बेच रहे हैं। तो कह रहा है जब हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे तो फिर हमें अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या वो सही है? तो हमें लिखना है नहीं, क्योंकि चाहे आप उतने का बेच रहे हो, ज़्यादा का बेच रहे हो, हमें ये सब बातें नहीं पता, हम तो सीए हैं, रूल्स के हिसाब से चलेंगे। तो AS 18 कह रहा है कि भाई देखो ये की पर्सनल है और उस कंपनी में
100% ओन करता है, तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है ही है। तो अगर ये दोनों एंटरप्राइज कुछ भी आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और अगर माना जाएगा तो AS 18 कह रहा है कि भैया फिर तो डिस्क्लोज करो, हमें नहीं पता। तो बस यही लिखा है कि भाई इन द गिवन केस नर्मदा एंड गंगा लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज, तो इसीलिए हमें डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, हेंस डिस्क्लोजर। और लास्ट में लिख देंगे तो चीफ अकाउंटेंट जो है वो इसका मतलब क्या है, गलत है, इज रॉन्ग। तो क्लियर हो गया। तो ये एक छोटा सा ही AS था, AS 18। तो बस इसमें हमको ये पहचानना है कि भाई आप रिलेटेड पार्टी अगर हो तो हम डिस्क्लोजर कर देंगे, नहीं हो तो फिर ज़रूरत नहीं। चलो तो बस यही करना था इसमें, तो डन।